नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। जी हां किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी की बात तो करते ही हैं और इसके साथ हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी जुड़ी रहती हैं जो कि तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब हमें देती हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुँचे और आप उनका उपयोग करके अपनी खेती किसानी को बेहतर तरीके से आने वाले वक्त में उसके परिणाम देख सकते हैं। तो आज हम फसलों के मूल्य संवर्धन को लेकर बातचीत करने वाले हैं और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा देता हूं, जिसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रीता कपिल नरवरिया जुड़ चुकी हैं। आप कृषि विशेषज्ञ हैं। मैम, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। थैंक यू सर। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फसलों के मूल्य संवर्धन की। जी हाँ किसान भाइयों, यदि हम फसलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो कहा यह जाता है कि जिस तरह से एक रॉ मटेरियल को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है और इससे क्षेत्र में ऐड वैल्यू बेहद ज़रूरी होती है, जिससे फसलों का मूल्य संवर्धन कहते हैं। मैम, सबसे पहले मैं किसान भाई ये समझना चाहेंगे आपसे, यदि हम फसलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो ये क्या है और कैसे इसकी उपयोगिता किसानों के लिए की जाती है? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि मूल्य संवर्धन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मूल्य संवर्धन जो है ये आपका जो वस्तु है उसका या सेवा है उसका मूल्य आप रूप चेंज करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं ये, और इसके द्वारा जो है उसे अधिक से अधिक कीमत प्राप्त होती है। इसे हम मूल्य संवर्धन कहते हैं। और मूल्य संवर्धन बहुत सी फसलों में होता है और यदि हम बात करें तो मूल्य संवर्धन व्यक्ति में भी होता है, वस्तुओं में भी होता है और सेवाओं में भी होता है। सेवाओं का अगर एग्जांपल हम बताएं तो होटल जो व्यापार आपने देखा ये सेवा में आ जाता है। फसलों की यदि आप बात करें तो फसलों में आप यदि बात आप गेहूं की करें, है ना, रबी का सीज़न हो, अगर आप गेहूं की बात करें तो गेहूं में आप जानते हैं कि गेहूं का प्रोसेस होता है। आपको पता है आज के समय में आटा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है फसलों का मूल्य संवर्धन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बिल्कुल, लेकिन मैम अगर हम आवश्यकताओं की बात करें तो किसान भाई ये कैसे समझे कि किसान भाइयों के लिए ये बेहतर है, और इसका उपयोग की यदि हम बात करें तो कैसे इसके उपयोग के माध्यम से फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों के लिए कितना हितकारी है? ये वास्तव में किसानों के लिए बहुत हितकारी है। अगर आप देखेंगे तो इससे सबसे पहले तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा और उनको जो है प्राइस स्थिरता मिलेगी। आप ये जानते हैं कि यदि जो है जब कोई सीज़न होता है किसी फसल का तो उस समय उसकी जब आवक ज़्यादा होती है तो उस फसल का जो मूल्य है एकदम से गिर जाता है, कम हो जाता है ना। तो उस समय हमें ये करना चाहिए कि किसानों को अपनी फसल को थोड़े समय के लिए अगर वो रोक सकें, उसको संग्रह करके रख सकें, तो इससे जो है उनको अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये तो मतलब उनको इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगना है, केवल उन्हें उसे थोड़े समय के लिए स्टोरेज करके रखना है। इससे वो अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की जीवन स्थिरता और उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए मूल्य संवर्धन उन्हें करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि यदि किसानों की बात करें तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। कैसे मूल्य संवर्धन के आधार पर किसानों को लाभ हो सकता है? कहने का मतलब है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल करे किसान? देखिए, अगर आप देखेंगे दुगनी आय तो बिल्कुल होगी। ये सबसे पहले तो उनके विश के ऊपर मतलब निर्भर करता है, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनके पास जो भी कच्चा माल उपलब्ध है उसे सबसे पहले वो उसकी उपयोगिता बढ़ाए। उपयोगिता की यदि हम बात करें तो उपयोगिता जो है वो 4 प्रकार की होती है। समय के आधार पे उपयोगिता होती है। समय के आधार पे मतलब जो मैंने आपको बताया अभी कि वो संग्रह करके, मतलब उसका जो समय है वो समय परिवर्तन करके कि जब ऑफ सीज़न हो तो 4 से 6 महीने के लिए वो अपनी फसल को रख ले और जैसे ही उसके दाम अच्छे मिलें तो वो अच्छे दामों में उसको बेचें। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और यदि अगर किसान ये सीख ले कि उसे प्याज का स्टोरेज कैसे करना है तो प्याज की जैसे 150-200 रुपये किलो तक जब जाती है कीमतें तो वो आराम से अच्छे दाम प्राप्त कर सकता है। और फिर अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, यातायात जो उसकी कॉस्ट है, यातायात कॉस्ट बहुत लगती है। 40% जो लागत है वो केवल यातायात में लगती है ना। तो वो जो है इसे स्थान के आधार पे भी उसको परिवर्तित कर सकता है। इसका मैं आपको अच्छा उदाहरण दूं तो आप देखते हैं कि कश्मीर में एप्पल है, वहाँ सप्लाई बहुत है, मतलब पूर्ति उसकी ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है।
अब वो उसका स्थान परिवर्तन कर दे, मतलब पूरे आपका जो राष्ट्र है, पूरे क्षेत्रों में अगर वो एप्पल जा रहा है तो उसको अच्छी कीमत प्राप्त हो जाएगी, पर्टिकुलर एरिया में उसे उतनी अच्छी कीमत प्राप्त नहीं होगी। फिर आप देखेंगे यदि उपयोगिता की ही हम बात कर रहे हैं, समय के आधार पर हो गई, आपकी स्थान के आधार पर हो गई, फॉर्म है ना, फॉर्म मतलब उसका रूप परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता वो बढ़ा सकता है। रूप परिवर्तन जैसे मैंने आपको अभी गेहूं का भी एग्जांपल दिया था, लेकिन इसमें आप प्रोसेसिंग करके, और जब आप प्रोसेसिंग की आप बात करेंगे, प्रसंस्करण, तो इसमें आप प्राइमरी प्रोसेसिंग की अगर आप बात करेंगे, जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक में आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, ये दो टर्म होती हैं, मतलब श्रेणीकरण करना। जैसे आप एप्पल ही देखेंगे, अगर मार्केट में एप्पल रखा है और यदि एज अ उपभोक्ता हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम अपने लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है चयन करते हैं जी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा एप्पल जो है बोलना चाहिए दाग रहित है, जो कलर में अच्छा है, किसकी बनावट अच्छी है, तो ये श्रेणीकरण करके हम जो है उसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, यदि हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल को उत्पादक उसकी बढ़ाना, उसका मूल्य संवर्धन करना, इसमें भी एक लागत लगती होगी। तो क्या मूल्य संवर्धन के बाद किसानों की जो लागत रहती है, मुनाफा उससे ज़्यादा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग पे आते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो हम उसका रूप चेंज करते हैं। प्राथमिक में हमने रूप चेंज नहीं किया उसका। सेकेंडरी में अब मान लीजिए आपका गेहूं का ही हमने एग्जांपल लिया, तो गेहूं से हमने उसका आटा बनाया, है ना, मतलब रॉ मटेरियल गेहूं था हमारा, जो भी उसका राशि है, जब हम उसे आटे में उसका रूप परिवर्तन करते हैं तो उसका जो है कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आटे से आपने बेकरी प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए। जब बेकरी प्रोडक्ट्स मतलब पिज़्ज़ा हो गए, आपके बिस्किट्स हो गए, तो ये जो है उसका वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई जी। तो इस तरह से उसका मूल्य संवर्धन होता है। बिल्कुल। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है सोयाबीन, और समझना चाहेंगे सोयाबीन की यदि हम बात करते हैं तो आखिर कैसे इसका मूल्य संवर्धन होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। सोयाबीन में 40% तक प्रोटीन होता है जी, है ना, हाई रिच उसमें प्रोटीन होता है, 20% उसमें ऑयल होता है। अब जो सोयाबीन है, सोयाबीन की यदि आप उसका प्रसंस्करण करेंगे तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है ना, जो DOC है, वो उसकी ही किसानों को बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो उसका मेन प्रोडक्ट है, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसान भाई, कई किसान भाई ऐसे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा सोया स्टेट भी है, तो सोयाबीन वो इसीलिए लगाते हैं कि उसका DOC का उन्हें अच्छी कीमत मिलती है। जब उसे निर्यात करते हैं विदेशों में, उसकी अच्छी कीमत मिलती है। फिर आप सोयाबीन के जो उत्पाद हैं, सोयाबीन की जो बड़ी है, पापड़ हैं, नमकीन हैं, और वसा रहित आटा उसका बनता है सोयाबीन का। सोयाबीन का यदि आप देखेंगे, 1 किलो सोयाबीन से आपका 1.5 से 2 किलो पनीर बनता है, जिसे हम टोफू कहते हैं, है ना, बहुत प्रचलित में है। और इससे दूध भी बनता है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनते हैं सोया के। तो सोयाबीन तो उसका प्रसंस्करण यदि किसान करे तो वो बहुत ही उसको लाभ होगा। बिल्कुल। मैं सर मैम यहाँ धान की बात भी आपसे करना चाहूँगा। धान को लेकर भी तमाम भ्रांतियाँ सामने आती हैं कि कैसे इसके मूल्य में वृद्धि की जा सके, कैसे ऐड वैल्यू किया जा सके। इस विषय में भी अगर आप कोई जानकारी देना चाहें तो देखिए, सेम प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेसिंग वो करेंगे तो उससे क्या होगा, धान का उनका मूल्य बढ़ेगा। वो श्रेणीकरण करेंगे, उसमें सफाई करेंगे, और फिर जो प्रोसेसिंग है, जैसे पोहा हो गया धान से, आपका चिवड़ा हो गया, मुर्रा हो गया, लाई हो गया, ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो धान से आपके बन जाएंगे। बासमती देखा है आपने, राइस ब्राउन ऑयल देखा है, और आपने देखा होगा ब्राउन राइस चल रहे हैं आजकल, तो और जो है ब्लैक राइस, काला चावल भी चल रहा है जी जी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं मूल्य संवर्धन की, तो पैरामीटर्स को लेकर भी बात सामने आती है। इस विषय में भी जानकारी दीजिए कि आखिर क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और किस आधार पर प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, किसी भी वस्तु का यदि जब मूल्य संवर्धन होता है तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो एकदम नया होना चाहिए, जिसे हम नोवेल कहते हैं, नया होना चाहिए, न्यूली इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसमें आपको ये ध्यान देना है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, गुलाब, रोज़ हम जानते हैं है रोज़, लेकिन वो यदि ब्लू है और ब्लैक है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, वो नया हो गया। फिर साथ में उसकी आसानी से उपलब्धता भी होनी चाहिए, है ना। फिर यह है कि वो
एक्सपोर्ट करने जो लायक मटेरियल होना चाहिए आपका, कि आप उसका निर्यात करें और उसकी आपको अच्छे से जो है कीमत ज़्यादा। बिल्कुल, लेकिन मैम यदि हम किसानों के नज़रिए से बात करते हैं तो आखिर वो कौन सा सरल तरीका है, कौन सा वो सरलीकरण है जिसके माध्यम से अपने रॉ मटेरियल को किसान मूल्य संवर्धन कर सकते हैं? इसकी क्या कोई सरल प्रक्रिया भी होती है? सरल प्रक्रिया तो किसान जब परंपरागत रूप से संग्रहण करता था, सरल प्रक्रिया वही थी जिसे उसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अब लेकिन अभी भी अब जब इंटीरियर जाएंगे और जो किसान परंपरागत खेती करते हैं उनके पास भी संग्रहण के तरीके हैं। आप घर में आप संग्रहण कर सकते हैं। अब हम आपसे प्याज की ही बात करें यदि, तो कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने आपको अभी प्याज के बारे में बताया था। और कम लागत में ऐसे स्टोरेज करें कि वो बांस की बल्लियाँ लें और उसको 5 उसके ब्लॉक बना दें। जब वो 5 ब्लॉक बनाएंगे और हर ब्लॉक में वो प्याज को रखेंगे तो एक तो इसमें स्पेस कम लगेगा। मतलब ये मान लीजिए कि 10 बाय 10 का कमरा है तो 4 इस तरह की पेटियाँ बना के वो रख सकते हैं हवादार कमरे में। और यदि वो प्याज को 1.5 से 2 महीने तक उसको रख सकते हैं तो उनको अच्छी कीमत प्राप्त होगी। बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर धान की बात भी करना चाहूँगा। धान को लेकर हम बात करें तो आखिर इसका मूल्य संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसानों के मन में ये सवाल भी रहता है कि आखिर कौन सी वो प्रक्रिया अपनाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण की ओर किसान ज़्यादा ध्यान देता है। कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे इसकी उपयोगिता के माध्यम से मार्केट में रेट ज़्यादा किसानों को मिल सकता है? जी, अब इसमें मैं आपको एक पोजीशन यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं स्वामित्व के आधार पे, अभी मैंने आपसे 3 उपयोगिताओं का तो जिक्र किया है। ये जो स्वामित्व है, प्रोसेसर, मतलब किसान भाई जो हैं अपनी फसल को डायरेक्ट मंडी में ना बेच के अनुबंध खेती के द्वारा उसे बेच सकते हैं और साथ ही प्रोसेसर को वो बेचेंगे तो इससे उनका मूल्य संवर्धन होगा। मतलब बिना कुछ रूप परिवर्तन किए हुए, सबसे पहले हमें मूल्य संवर्धन में ये चीज़ समझ लेनी है कि मूल्य संवर्धन के लिए हमें केवल उसका रूप परिवर्तन नहीं करना है। ये एक प्रकार है जो रूप परिवर्तन है। हम सबका मतलब किसान भाइयों का भी जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ये होता है कि हम अपने जो धान है उसका हम रूप परिवर्तन कर दें, है ना। तो रूप परिवर्तन तो एक इसकी प्रक्रिया है ही, साथ में वो उसको जो आप बोलते हैं पोजीशन, जो मैंने आपको बताया स्वामित्व के आधार पे जो अनुबंध जो कृषि है, मतलब ये कि जब उसका फार्म पे ही जो धान लगा हुआ है या लगते समय बुआई के समय ही वो ये करें कि जो कोई भी कंपनी हो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करें कि आगे चल के मूल्य जो भी हो, इन फ्यूचर प्राइस जो भविष्य में मूल्य कुछ भी हो, आज आप जो कीमत तय कर रहे हैं इसी कीमत पे आप हमसे उस समय खरीदेंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है वो अपने प्राइस को सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन मैम क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हर एक किसान के लिए आसानी से उपलब्ध होता है बाजार में? ये जो जागरूक किसान है उनके लिए तो है, लेकिन साथ में उन्हें ज़रूरी है कि प्रशिक्षण भी वो लेते रहें समय समय पे। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और ये जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पे समय समय पे किसानों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, ताकि उन्हें नई तकनीकें जो हैं हाइब्रिड जो आपके बीज हो गए और प्रोसेसिंग वो कैसे करें, क्योंकि किसान चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कीमत मिले, हमें हमारे उत्पाद की ज़्यादा कीमत करें। और वास्तव में यदि बोला जाए तो आज किसान इसीलिए पीछे है। किसान केवल जो उसका कच्चा माल है वो उसे बेचने को तत्पर होता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
समझना चाहूँगा, यदि हम फसलों की बात करें तो कई ऐसे किसान भाई रहते हैं कि वो जल्दी उस फसल को काट देते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि परिपक्वता का अभाव है या वक्त की सही जानकारी उन्हें नहीं रहती। तो इस दिशा में क्या प्रयास करने चाहिए और कैसे किसान भाई जो जानकारी है वो जागरूक कर सकें और वो जानकारी इकट्ठा कर सकें? हाँ, इसके लिए उन्हें जो है समय समय पे जो कृषि अधिकारी हैं, है ना, उनके पर्टिकुलर एरिया में उन्हें कांटेक्ट में होना चाहिए। उनके पास वो मदद लेने के लिए जा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसी के लिए होते हैं, वो उनसे मदद ले सकते हैं जी। तो इसके द्वारा जो है उन्हें आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकती है। नई जो तकनीकें आई हैं, आपका जो टीवी पे देख सकते हैं, जो नए यंत्र हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो और आज इंटरनेट भी बहुत अच्छा माध्यम है, रेडियो भी है इंटीरियर में, उनके द्वारा उन्हें किसानों को जो भी डिस्कशन आते हैं उन्हें रेगुलर उन्हें सुनना चाहिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन तमाम जानकारियां से मिल सकेंगी। मैं समझना चाहूँगा प्रसंस्करण की यदि हम बात करें तो प्रसंस्करण और संग्रहण के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान भाई को कई बार समस्या सामने आती है कि यदि स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज करके फसलों को रख दिया जाता है, लेकिन वो सही वक्त कब रहता है कि उन फसलों को निकाला जाए और मार्केट में रखा जाए? मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी फसल है, मान लीजिए सीरियल्स क्रॉप हैं, तो आप उन्हें 4 से 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे रवे की फसल है ना, वो कट गई, आपने उसे 2-3 महीने रखा। अब ये भी हम इसमें देखते हैं कि किसानों में जो छोटे किसान हैं उनके पास साधन नहीं होते हैं। आप मध्यम किसान हो, मार्जिनल जो फार्मर है उनके पास, जो लार्ज किसान हैं उनके पास साधन होते हैं स्टोरेज के, वो रखते हैं। लेकिन इसके लिए भी जो वेयर हाउसेस हैं शासन के द्वारा, वो उनका उपयोग कर सकते हैं। संग्रहण उन्हें करना चाहिए। संग्रहण वो करेंगे तो उन्हें जब ऑफ सीजन होता है तब उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। फलों के लिए भी वही ऐसा ही है, और सब्जियों के लिए भी उन्हें संग्रहण करना चाहिए। सब्जियों और फलों के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि एक नई तकनीक है कि एक खेत के एक कोने में वो एक छोटा सा एक गड्ढा बना दें। उस गड्ढे में, मतलब इसे हम देसी फ्रिज बोल सकते हैं, है ना, उस गड्ढे में एक पॉलीथीन कवर वो कर दें, और उसमें फिर अपने जो भी उन्हें फ्रूट्स वगैरह रखना है उसे वो रख लें, और फिर उसके ऊपर घास फूस का एक ढक्कन नुमा एक संरचना बना लें, और फिर एक पानी की टंकी रख दें, जिससे उस पर वो थोड़ा सा सिंचाई, इस पर नमी बनी रहे। तो इसके द्वारा वो अपनी फल और सब्जी को कम से कम 5 से 8 दिन वो रख सकते हैं। इसके अलावा और समझना चाहेंगे किसान भाइयों को ऐसी कौन सी बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका रॉ मटेरियल ज़्यादा बेहतर हो सके और मार्केट में आने के बाद उसकी जो कीमत है उसमें वाजिब जो दाम है वो किसानों को मिल सके। इसके अलावा और क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों को जो रॉ मटेरियल है, उनका कच्चा माल है, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि वो कच्चा माल अपना कोशिश करें उसे रखने की। फिर जो है उसे वो अपने आसपास के जो बड़े शहर हैं उसे वो वहाँ भेजने की कोशिश करें। वो पता करें समय समय पे कि कहाँ दाम उन्हें ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ वो उसे भेजें। और साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया कि वो अच्छे से पैकिंग करें, छोटे छोटे पैकिंग्स में भी वो बेच सकते हैं। और फिर लेबलिंग करें, और ब्रांडिंग की भी एक वैल्यू होती है कि जैसे आपको पता है कि हम पर्टिकुलर मल्टीग्रेन आटा है, जो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, तो ये उसका आटे का वैल्यू एडिशन हो गया, है ना। तो इस तरह किसान जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने उसके पास जो उत्पाद हैं उनको कोशिश करे कि वो उन्हें अच्छे से अच्छा गुणवत्ता की पूर्ण बनाए। चलिए, तो उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम जानकारियां जो इस मंच से साझा की गई हैं वो किसान भाइयों तक पहुंचे और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी उपलब्धता बढ़ सके। मैम, आप हमारे साथ जुड़िए और जानकारी साझा करिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको हमारा खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और फसलों के मूल्य संवर्धन को लेकर आज हमने बातचीत की है। तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि उन जानकारियों को लेकर और उन जानकारियों के माध्यम से आने वाले वक्त में फसलों की उत्पादक क्षमता बढ़ सके। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फल फूल सब्जी की नर्सरी, जैविक खेती से कृषि पद्धति, जैविक तरीके से बोएं चने और हरी खाद से बढ़ाएं भूमि की उर्वरकता। अब खबरें विस्तार से। फल फूल व सब्जी की नर्सरी,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित संचालनालय विस्तार सेवाएं द्वारा अपने 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन के निर्देशन में जिलेवार राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया। डॉक्टर श्रीमती ओम गुप्ता के अनुसार 46 कार्यक्रमों के तहत कृषि यंत्रों का उपयोग व कृषि में श्रम को कम करने वाली विभिन्न तकनीकों, जल शुद्धिकरण, कुपोषण से बचाव हेतु पोषण वाटिका, औषधीय फसलें एवं कृषि की उन्नत विधियों इत्यादि विषयों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिता, सजीव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण आयोजित किए गए और प्रगतिशील कृषक महिलाओं को सम्मानित किया गया और कृषि में महिलाओं की भूमिका, लघु तकनीक, मृदा परीक्षण एवं उर्वरक व खाद्य आदि के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया एवं फल फूल नर्सरी तैयार करने की आसान विधि सिखाई। जैविक खेती से कृषि पद्धति। जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता, जल व वायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली धैर्यशील कृत संकल्पित होते हुए रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक को कम लागत से दीर्घकालीन स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक पद्धति है। गेहूं भारत की एक प्रमुख धान फसल है जिसकी खेती भारत के करीब सभी राज्यों में की जाती है, जिसमें मुख्यतः अधिक उत्पादन राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांशतः सिंचित और उपजाऊ भूमि में पैदा किया जाता है। वर्तमान में गेहूं की खेती भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें मध्य प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा प्रमुख है। मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्राकृतिक जलवायु गर्म व शुष्क गेहूं के चमकदार धब्बे रहित व मोटे दानों के उत्पादन आदि में उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में गौ आधारित जैविक पद्धति से उगाए गए गेहूं में सोमोलिना की मात्रा अधिक होती है, जिसका अधिक मूल्य मिलता है। साथ ही इसके निर्यात की अधिक संभावनाएं हैं, जो वास्तव में इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारण में सहायक है। जैविक तरीके से बोई चना। चने की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। इसकी भूमि के चयन में हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल विकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना फसल के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि अधिक क्षारीय या अम्लीय भूमि चने के लिए उपयुक्त होती है। चने की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त किस्मों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। चने की अनेक उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इसकी बुआई के लिए जो बीज इस्तेमाल किया जाता है वह रोग मुक्त प्रमाणित उन्नत किस्मों का अच्छी अंकुरण क्षमता का होना चाहिए। फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में प्रति इकाई पौधों की उचित संख्या होना बहुत आवश्यक है। पौधों की उचित संख्या के लिए बीज दर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बारानी खेती के लिए 80 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 70 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। चने में अनेक प्रकार के कीट एवं बीमारियां हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बीज को रोगों की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। हरी खाद से बढ़ाएं भूमि की उर्वरकता। हरी खाद भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता बढ़ाने का एक जैविक साधन है, जिसमें हरी खाद की फसलों को उगाकर उनकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में जुताई करके भूमि में मिला दिया जाता है। ये हरी खाद की फसलें गल सड़कर भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार करती हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता में वृद्धि होती है। हरी खाद की फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ भूमि में पौधों के मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम आदि भी संचित करती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहन फसलों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये फसलें भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। हरी खाद की फसलों की बुआई के लगभग 45-50 दिन बाद जब हरी खाद की
फसल वानस्पतिक वृद्धि अथवा पुष्पन अवस्था में होती है, इन्हें जोतकर भूमि में मिला दिया जाता है, जिससे इन फसलों के अवशेष भूमि में सड़ गल कर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है। वैसे तो हरी खाद के लिए कोई भी शीघ्र बढ़ने वाली फसल बोकर भूमि में मिला सकते हैं, परंतु मुख्यतः हरी खाद के लिए दलहन फसलों जैसे ढेंचा, सुनई, मूंग, लोबिया, ग्वार, बरसीम आदि का उपयोग किया जाता है। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।